अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके 5 क्वेश्चंस जो वो कंप्लीट हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ AB स्पोर्ट्स क्लब कराची फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2013। 30 जून 2013 का डेटा दिया गया है जो कि रिसिप्ट्स हैं एंड पेमेंट्स हैं। एडिशनल डेटा भी दिया गया है जिसमें अक्रूड सब्सक्रिप्शन है 15,000, प्रीपेड यूटिलिटीज हैं 8,000, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम ऑन ऑल फिक्स एसेट। सारे फिक्स एसेट का 10% जो है पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। आगे और इन्फॉर्मेशन दी गई है। नोट दिया गया है ऑन जुलाई 1, 2012 AB स्पोर्ट्स क्लब हैज़ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस। 1 जुलाई 2010 का भी 2012 का भी डेटा दिया गया है। देखिए ये डेटा जो था वो 30 जून 2013 का था और ये डेटा जो था वो 1 जुलाई 2012 का था। ठीक है, मतलब ओपनिंग डेटा दिया गया है जिसमें फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, लोन है, सब्सक्रिप्शन इन अरेरियर है 50,000 का। ठीक है, एंड सब्सक्रिप्शन इन अरेरियर जो है वो एसिटी होता है और अरेरियर जो है वो रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, ये इन दोनों नाम से आ सकता है, अरेरियर के नाम से भी आ सकता है या रिसीवेबल के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो जो रिसीवेबल होता है वो क्या होता है, एक एसिटी होता है, इसलिए सब्सक्रिप्शन इन अरेरियर जो वो 50,000 का है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है कंप्यूटेड द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड ऑन 1 जुलाई 2012। हमें एक्यूमुलेटेड फंड की अमाउंट कैलकुलेट करनी है 1 जुलाई 2012 की। अच्छा, एक्यूमुलेटेड फंड क्या है? देखिए, जैसे प्रॉफिट की जगह सरप्लस का नाम यूज किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इसी तरीके से कैपिटल की जगह एक्यूमुलेटेड फंड का नाम यूज किया जाता है। सेकेंड रिक्वायर्ड है प्रीपे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम अमाउंट पता करेंगे एक्यूमुलेटेड फंड की जो कि 1 जुलाई 2012 की। सबसे पहले हमने क्या करा, कंप्यूटेड अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड ऑन 1 जुलाई 2012 की जो है वो हेडिंग डाली। अब देखिए, जब भी हमें कैपिटल नहीं पता होता था तो हम क्या करते थे कि एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर देते थे तो हमें कैपिटल पता चलता था। तो यहाँ पे सिर्फ नाम का तो फर्क है, कैपिटल की जगह एक्यूमुलेटेड फंड आ गया। जैसे कि हमारी जो इक्वेशन थी, अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसकी जगह एक्यूमुलेटेड फंड भी मैंने लिख दिया। ठीक है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल की जगह एक्यूमुलेटेड फंड का नाम यूज किया जाता है। तो जब हमें एसेट पता करने होते थे तो हम लायबिलिटीज में कैपिटल को प्लस कर दिया करते थे। अब हमें कैपिटल मतलब एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, हमें कैपिटल एक्यूमुलेटेड फंड पता चल जाएगा। सो यहाँ पर हमें एसेट दिया गया है एक 1,80,000 का, एक 30,000 का, लोन एक जो है वो लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो है वो 50,000 का, ये भी एक एसेट है। तो हम क्या करेंगे, तमाम एसेट को लायबिलिटीज से माइनस कर देंगे, हमें एक्यूमुलेटेड फंड पता चल जाएगा। और 1 जुलाई 2012 का हमें अमाउंट जो वो कैलकुलेट करनी है एक्यूमुलेटेड फंड की। सो यहाँ पर 1 जुलाई का डेटा दिया गया है, लेकिन हमारे पास फर्नीचर जो है वो 1,80,000 का है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 30,000 का। अब आप सोचेंगे कि कैश 90,000 का आपने कहाँ से लिया? तो देखें, जब भी रिसिव एंड पेमेंट साइड जो हमें दी जाती है वहां पे बैलेंस दिया जाता है। वो बैलेंस मैंने आप लोग को बताया था, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने आप लोग को मतलब ये बात का मतलब जिक्र किया था कि जो बैलेंस दिया जाता है ना रिसिव साइड पे, वो होता है कैश का बैलेंस। ठीक है, वो क्या होता है, कैश का बैलेंस। तो यहाँ पर देखिए वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि कैश बैलेंस है, कभी कैश नहीं लिखा होता, जस्ट बैलेंस लिखा जाता है। तो मैंने जब भी आप लोगों को बताया था कि जो सिर्फ बैलेंस लिखा जाता है इसको कैश बैलेंस कहते हैं और ये ओपनिंग बैलेंस होता है। बैलेंस का नाम जब भी सामने आएगा ना तो वो जो होता है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, मतलब बकाया। तो 1 जुलाई 2012 का जो बकाया पैसा था वो ये रहा 90,000 का, और इस कैश को हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि हमें एक्यूमुलेटेड फंड क्या चाहिए 1 जुलाई 2012 का। तो सारे ओपनिंग अकाउंट्स यहाँ पर ले लेंगे, जितने भी एसेट के ओपनिंग अकाउंट्स हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं। तो फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो दिया गया था, कैश हमने रिसिप्ट साइड से पिक करा है जो कि 90,000 का है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर जो था वो 50,000 का था जो कि हमने 50,000 लिख दिया। यहाँ पे जो लायबिलिटी थी वो जस्ट वन थी 1,30,000 की, हमने लेस कर दिया लोन 1,30,000 का। 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 माइनस 1,30,000, हमारे पास एक्यूमुलेटेड फंड 1 जुलाई 2012 का है 2,20,000। ठीक है, बहुत इजी है। एक्यूमुलेटेड फंड को कैपिटल समझिए क्योंकि ये समझना क्या है, ये कैपिटल ही है। तो जिस तरीके से आप कैपिटल कैलकुलेट किया करते थे कि एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर आ जाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद उसके कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इनकम साइड को देखते हैं।
इनकम साइड में सबसे पहले कैश बैलेंस है जो कि हमने एक्यूमुलेटेड फंड कैलकुलेट करने में यूज कर लिया। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन फी 1,20,000 की, लेकिन यहाँ पे अक्रूड सब्सक्रिप्शन भी दी गई है 15,000 की जो कि ऐड कर दी जाएगी। दोनों अक्रूड हो आउटस्टैंडिंग हो ये दोनों ऐड की जाएंगी। सो सब्सक्रिप्शन फी 1,20,000 की थी, 15,000 की अक्रूड थी जो कि प्लस कर दी, टोटल सब्सक्रिप्शन फी हो गई है 1,35,000 की। ठीक है, ये डेटा हम नहीं लेंगे, ये 1 जुलाई 2012 का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बना रहे होते हैं वो हम साल के आखिरी में बना रहे होते हैं, तो सारी साल की आखिरी वाली चीजें लेंगे। ठीक है, एयर एंडेड वाली चीजें लेंगे। इसके बाद है रेंट रेवेन्यू 80,000 का, इसका यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, रेंट रेवेन्यू एज इट इज कॉपी कर लिया जाएगा 80,000 का। इसके बाद जो था वो था मैच इनकम जो कि 70,000 है, इसका भी यहाँ पे कोई मतलब अकाउंट नहीं है जिसे हम एडजस्टमेंट कर सकें। सो मैच इनकम भी एज इट इज जो 70,000 हमें डेटा में दिया गया था रिसिप्ट साइड पे एज इट इज हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हमारी इनकम साइड हो गई है कंप्लीट। अब हम एक्सपेंडिचर साइड पर आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड पे सबसे पहले सैलरीज टू ग्राउंडमेंट दिया गया था 25,000, इसका यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं था, इसलिए सैलरीज एक्सपेंस के नाम से हमने 25,000 जो है वो एज इट इज कॉपी कर लिया। फिर था रिपेयर एक्सपेंस 10,000 का, इसका भी यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं था, एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया रिपेयर एक्सपेंस 10,000। इसके बाद है परचेस ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी। इस अकाउंट को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम जो है वो आम सारे मतलब कॉमन एक्सपेंसेस को सबसे पहले जो है वो मेंशन कर देते हैं एक्सपेंडिचर साइड पर। इसको अभी जो है वो स्किप कर दें, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको। यूटिलिटी एक्सपेंस देखते हैं 30,000 का, यहाँ पे यूटिलिटीज थी प्रीपेड 8,000 की। प्रीपेड हमेशा एक्सपेंस से लेस होता है इसलिए 30,000 में से हम ये 8,000 माइनस कर देंगे। यूटिलिटी एक्सपेंस लिखेंगे, 30,000 का तो एक्सपेंस था लेकिन 8,000 का प्रीपेड था जो कि माइनस होता है। जब 30,000 में से 8,000 माइनस करेंगे आपके पास यूटिलिटी एक्सपेंस आएगा 22,000। 22,000 के बाद हम लिखेंगे प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स 8,000, इसका यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है और प्रिंटिंग एक्सपेंस के नाम से 8,000 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे है प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स के बाद कोई और एक्सपेंस नहीं था। ठीक है, हम एडिशनल डेटा में देखेंगे कोई एक्सपेंस तो नहीं, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या है, क्योंकि चैरिटी कंप्यूटर को मैंने एक्सपेंडिचर साइड पे लिखा है जो कि अमाउंट जैसी थी एज इट इज मैंने यहाँ पे कॉपी करी 60,000 की। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे कि हमने कंप्यूटर को एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों लिखा है, ये तो एक एसेट होता है। नहीं, ये एक एसेट नहीं है। कंप्यूटर पहले देखें कि खरीद लिए मतलब जो खरीदा है, जो परचेस किया है वो किस लिए खरीदा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर खरीदा गया वो चैरिटी के लिए खरीदा गया। चैरिटी का मतलब होता है सदका देना। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एसेट वो चीजें होती हैं जिससे हम काम लें। ठीक है, जिससे हम काम लें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि अगर यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि परचेस ऑफ कंप्यूटर, और हमारी जो है वो एक ऐसी मतलब ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब जैसे कि सोच लें कि जैसे कोई छोटा मोटा ऑफिस है तो वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह की नीड होती है, मतलब हमें काम के लिए ज़रूरत है कि हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। तो अगर हम उसके लिए कंप्यूटर खरीदें तो वो एक एसेट होगा क्योंकि वो हमें काम करके दे रहा है। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह होती है वहाँ पे मशीनरी वगैरह की ज़रूरत होती है, कपड़े बनाने की जैसे मशीनरी है तो वहाँ मशीन वगैरह की ज़रूरत है, तो वो हमें काम करके देगी, तो वो एक एसेट होता है। लेकिन परचेस ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी ये हमारा जो वो एसेट नहीं है। वो चीज़ें, वो बड़े एसेट जो हम जो है ना वो खरीदें और आगे जाके बेच दें या चैरिटी के लिए दे दें, तो वो हमारा एक एसेट नहीं होगा, वो एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर खरीदा गया है वो 60,000 का है जो कि एक्सपेंडिचर है, क्योंकि हम कंप्यूटर जो वो अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम इससे कोई काम नहीं लेंगे, हम चैरिटी के लिए दे देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे परचेस ऑफ फर्नीचर है, अब फर्नीचर एक फिक्स एसेट है। ठीक है ना, इससे तो भाई काम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, जैसे कि यहाँ पे जो वो AB स्पोर्ट्स क्लब है तो क्लब के हिसाब से फर्नीचर की चीजें होंगी, तो वो तो उनके काम की होंगी ना, ये तो उनको आगे सेल आउट नहीं करनी। वो चीजें जो आगे सेल आउट कर दी जाएं या चैरिटी के लिए दे दी जाएं वो हमारा एसेट नहीं होगा, उसको हम एक्सपेंडिचर अकाउंट में काउंट करेंगे। ठीक है, लेकिन वो चीजें जिससे हम काम लें, जो हमें काम करके दे रही हैं, वो एक एसेट है। ठीक है, सो यहाँ पे परचेस ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी 60,000। सो अगर चैरिटी के लिए कोई चीज़ खरीदी वगैरह जा रही है तो वो एक्सपेंडिचर का हिस्सा होगी, उसको हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। 60,000 का हम यहाँ पे चैरिटी कंप्यूटर के
साथ जो है वो 60,000 यहाँ पे शो कर देंगे चैरिटी कंप्यूटर के नेम से। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। सैलरीज ले लिया, रिपेयर एक्सपेंस ले लिया, परचेस ऑफ कंप्यूटर फॉर चैरिटी ये भी ले लिया, यूटिलिटी एक्सपेंस, प्रिंटिंग ऑफ मैच टिकट्स, परचेस ऑफ फर्नीचर एसेट है, ये हमारा जो वो एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं है। अक्रूड सब्सक्रिप्शन जो कि हमने इनकम में ऐड कर लिए, प्रीपेड यूटिलिटीज जो कि हमने यूटिलिटीज एक्सपेंस से लेस कर दी। इसके बाद है डेप्रिसिएशन चार्ज 10% पर एनम। अब देखिए ऑल फिक्स एसेट का क्या है, यहाँ पे फिक्स एसेट सिर्फ यही है, उन्होंने बात घुमाने के लिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कह दी कि भाई ऑल फिक्स एसेट, तो स्टूडेंट्स ने क्या समझा कि यार ये भी फिक्स एसेट है, क्योंकि उन्होंने ऑल फिक्स एसेट का कहा। तो ये जो है वो दिमाग की बात है कि अगर वो कंप्यूटर, वो इक्विपमेंट या वो फर्नीचर ही, यहाँ पे ये भी होता है कि परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर चैरिटी, ठीक है, कोई भी चीज जो है वो आगे देने के लिए जो है ना वो खरीदी जाए तो वो हमारा एसेट नहीं होगा। ठीक है, वो चीजें जो आगे सेल आउट कर दी जाएं या चैरिटी के तौर पे दे दी जाएं वो हमारा एसेट नहीं है। वो चीजें जिससे हम काम लें या वो चीजें हमें काम करके दे रही हैं वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है जो कि एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तो यहाँ पर परचेज ऑफ फर्नीचर जो 1,50,000 का है, इसका आप 10% लेंगे, ये हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखा जो कि फर्नीचर का है, 1,50,000 का 10% लिया जो कि 15,000 आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। अब हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम टोटल करते हैं। इनकम साइड को जब आप टोटल करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा वो 2,85,000 होगा। ठीक है, और जब आप एक्सपेंडिचर साइड को टोटल करेंगे तो आपका आएगा 1,40,000। तो 2,85,000 जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इनकम साइड जो वो दोनों जगह रख दी जाएगी। इनकम का जो टोटल था वो 2,85,000 हमने यहाँ पे भी शो कर दिया और हमने यहाँ पे भी शो कर दिया। एक्सपेंडिचर साइड को जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास आएगा 1,40,000। 1,40,000 का 2,85,000 से जो है वो माइनस किया तो हमारा डिफरेंस आया 1,45,000 का। और एक्सपेंडिचर साइड पे कमी थी इसलिए एक्सपेंडिचर साइड पे हमने 1,45,000 शो कर दिए। और एक्सपेंडिचर साइड पे जब डिफरेंस आ रहा होता है, उन पैसों की कमी जो है वो एक्सपेंडिचर साइड पर होती है तो वो सरप्लस कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक नई चीज आ गई थी, एक्युमुलेटेड फंड। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस नाम चेंज है, कैपिटल की जगह जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्युमुलेटेड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट की जगह सरप्लस का नाम यूज किया जाता है, लॉस की जगह डेफिसिट का नाम यूज किया जाता है, इसी तरीके से कैपिटल की जगह एक्युमुलेटेड फंड का नाम यूज किया जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत इजी है। 1 जुलाई का डेटा दिया गया था, आपने ऐसे एक्युमुलेटेड फंड कैलकुलेट किया, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करा, एंड इसका टोटल भी मैं आपको एक दफ़ा और समझाता हूँ। जिसका टोटल ज़्यादा होता है वही अमाउंट दोनों जगह शो कर दी जाएगी। ठीक है, ये माइंड में बात रखिएगा कि एक्सपेंडिचर साइड हमेशा लेफ्ट साइड पर होगी, इनकम साइड हमेशा राइट साइड पर होगी। ठीक है, एंड इन दोनों में से जिसका टोटल ज़्यादा होगा वो अमाउंट दोनों जगह शो कर दी जाएगी। फिर इनकम साइड को एक्सपेंडिचर साइड से माइनस कर दिएगा टोटल से, जो भी डिफरेंस आएगा एक्सपेंडिचर साइड पे कमी है तो वहाँ पे लिख दिएगा और सरप्लस का नाम दे दिएगा। अगर इनकम साइड पे कमी है तो वो डिफरेंस जो वो वहाँ पे लिख दिएगा और वहाँ पे डेफिसिट का नाम दीजिएगा। अभी तक हमने क्वेश्चन 6 कर लिए हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन अभी तक लॉस नहीं है, डेफिसिट नहीं है, अभी तक सरप्लस ही हमारे साथ आया। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है आप लोगों का।